केमिस्ट्री में कल हम लोग बातचीत कर रहे थे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। 3 साल निपट गया है कि तो प्रभासी पर चलिए बेटा प्रभासी, प्रभाजी, कोटि की अभिक्रिया। प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि जब किसी हो रही अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रताओं के, है ना, या अभिकारक के सक्रिय द्रव्य मान के घातों का योग यदि प्रभाज में हो माने भिन्न में हो, तो उस प्रकार की अपक्रिया को, हाँ, भिन्न मतलब बटा में रहेगा, अपूर्ण संख्या नहीं रहेगी। दे दीजिए। जब किसी हो रही अपक्रिया जब किसी हो रही अभिक्रिया हो गया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की घातों का योग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की घातों का योग हो गया। प्रभाज हो यानी भिन्न संख्या में हो, भिन्न संख्या में हो। लिखे बेटा। तब उसे क्या बोलिएगा? प्रभाजी कोटि की अपक्रिया, यानी यदि घातों का योग भिन्न में है ना, भिन्न है, तब हम इसे कहेंगे प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। अब सही है? कोई प्रॉब्लम? तो अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया है ना। अब हम आपको दूसरी बात बताना चाहेंगे। आइए अब पकड़िए जो बात बताने जा रहे हैं उसको। चलिए 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 बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग। जल्दी करें जल्दी करें। अब आप पकड़े। देखिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, कल जब पढ़ा रहे थे तभी कहे थे कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम आपको 2 मंत्र दे देंगे जिससे आप सवाल देख के केवल बता देंगे कि ये कैसा है। थोड़ा अच्छे से सुनिए। देखिए अब तक के आपके आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर घात का योग 0 है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2 है और 3 है, और अगर भिन्न है तो जब बेटा हमको कोई सवाल देगा और पूछेगा कि इसका कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम उसके अपक्रिया का जो वेग है या dxy जो dt है, ये ना मतलब इसका वेग के नियम के हिसाब से, चाहे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के हिसाब से अभिकारक की घात निकाल लें और घातों को जोड़ के देख लें क्या आ रहा है। और अगर आपको सवाल में रिएक्शन नहीं दे रहा है
बल्कि हमके उसके वेग स्थिरांक के बारे में बता रहा है। जैसे कि कल आपने जीरो में देखा था v बराबर k, बाकी सब में घात 1 घात 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमको वेग स्थिरांक दे रहा है बेटा, तो हम उस वेग स्थिरांक की यूनिट चेक कर लें और उस यूनिट को देख के हम डिक्लेयर कर देंगे कि वह जीरो है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है या प्रभासी है। समझ आ गई? तो ये वाला तो काम हो गया। अब इस आधार पे बता के तब न्यूमेरिकल बता दे तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। तो अब दे दीजिए वेग स्थिरांक के मात्रक, वेग स्थिरांक के मात्रक। चले लिखिए, यदि वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, मोल प्रति लीटर, तो वह जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी शून्य अभिक्रिया की कोटि होगी। यदि वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड है, तो वह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यदि वेग स्थिरांक की इकाई लीटर पर मोल पर सेकंड हो, लीटर पर मोल पर सेकंड हो, तो वह सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हो गया बेटा? देखिए यहाँ पे लीटर पर मोल पर सेकंड हो तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और अब देखिए इसी के ऊपर दो घात आ गया, यानी कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। चले, अब मैं इसको आपको बता करके इस पर सवाल आपको बता दूं कि पेपर में कैसे आएगा, तो आप कैसे बिना मेहनत के काम कर सकते हैं। तैयार हैं? अब सुनिए, अगर हमको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रहा है और हमसे पूछा गया है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की कोटि की है, यानी दिया गया रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब ये किस अभिक्रिया की कोटि है। समझ आया? तो आपको उसका जवाब देने के लिए दो उपक्रम पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, अगर वो रिएक्शन लिखी गई है तो आप तुरंत वेग के नियम का इस्तेमाल करके
वेग का नियम पढ़ाया गया, उसके हिसाब से उस अभिकारक के घातों का योग निकाल लीजिए, और योग अगर इसमें से कोई आता है, अगर 0 आता है तो वो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्रमशः 1 2 3 आते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और यदि भिन्नात्मक संख्या आती है, लेकिन अगर हमको रिएक्शन नहीं दिया हो, वेग स्थिरांक दिया हुआ हो, तब हम उससे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो सवाल है, ये पता हम इसके यूनिट से निकालेंगे। अगर वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर सेकंड आती है तो 0 होगा, और अगर प्रति सेकंड आती है, लीटर पर मोल पर सेकंड आती है, और अगर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आती है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम जरा 1 2 4 सवाल बता दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, हमारे पास कुछ सवाल हैं और आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है, उन अवक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक निम्नवत है। पहला सवाल, v बराबर k a के पावर 1/2 b के पावर 3/2। दूसरा सवाल है, v बराबर k a के पावर 3/2 इंटू b के पावर -1। मुझे लग रहा है कि आप बता सकते हैं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। ये 2 सवाल दिए गए हैं, बतानी है कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बस 1 मिनट, हमने 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट हो जाने दीजिए। आप ही पहले बताइएगा। हाँ, अब आप बताइए। बैठ जाइए। आइए देखिए इन्होंने कैसे बताया। अभी हमने जो कहा था उसको इन्होंने ध्यान से सुना, इसलिए बता दिए। कहा था कि जब आपको किसी दिया हुआ सवाल हो, उसमें पूछे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो पहले देखिए कि वह अक्रिया के वेग के नियम के अनुसार दिया है या नहीं, अथवा वेग व्यंजक तो नहीं दिया है। तो ये इन्होंने देख लिया कि ये तो दिया हुआ है कि वेग ए के सक्रिय द्रव्यमान के घात 1/2 और बी के सक्रिय द्रव्यमान 3/2 पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए इनको दिमाग में आ गया, ये तो घात निकालना पड़ेगा। तो अब हमने पहला सवाल लिख लिया। क्योंकि v बराबर के a के पावर 1/2 3/2, इसलिए घातों का योग बोलिए 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम 2 आ गया, 3 1 4। जानते हैं कि लघुत्तम समान हो तो घात जोड़ अंश को जोड़ देते हैं, तो 2। तो इसलिए इनको मालूम हो गया कि सेकेंड, इसीलिए इन्होंने बता दिया। तो घातों का योग 2 है, इसलिए यह अभिक्रिया, बस देखा कितना आराम से नंबर मिल गया। इसी को कल बोल रहा था कि बेटा कंपटीशन में सबसे ज्यादा सवाल यहाँ आएंगी मॉलिक्युलरिटी से, इनसे,
इसके अलावा द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो ये सब आ रही है। अब क्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। बोलिए, लिख दें गिवन V बराबर के A के सक्रिय द्रव्यमान के घाते 3/2, B के सक्रिय द्रव्यमान के घाते, अब चलो घातों का योग, घातों का बोलो 3/2 -1, तो 2 एक कम 2, 1/2। तो बेटा ये प्रभाजी अभिक्रिया की कोटि है। आपने शायद कुछ और बोला था, तो जो भी बोला हो अब अपना चेक कर लीजिए। प्रभाजी अभिक्रिया की, बोलिए बेटा, सबको समझ आ गया कैसे प्रभाजी हो गई? अब देखिए ये भिन्न में आया है, तो इसलिए ये, तो आपका शायद जोड़ ओड़ में गलती रहा होगा, देख लीजिए। अब कर लीजिए, तो आपको दूसरा देते हैं सवाल। चले, और आप इसको लिख लें। तो एक सवाल और मैं देख रहा हूं बोर्ड में आई हुई है, 4 सवालें हैं और चारों को मैं लिख देता हूं, ठीक है? पहले ये वाला बता दें, अब इसमें कोई डाउट है? दूसरा सवाल लिखिए, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में हुआ बेटा, अभिक्रिया की कोटि पहचानिए। अभिक्रिया की कोटि पहचानिए। चले, सवाल 2 है। पहला है K बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल प्रति मोल प्रति सेकेंड, और दूसरा है वेग स्थिरांक के बराबर 3 × 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड। मुझे लग रहा है कि आप लोग जरूर निकाल लेंगे। 20 सेकेंड का समय दिया जा रहा है आपको। हाँ सर, आराम से आराम से। सर पहला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये फर्स्ट ऑर्डर पकड़ लिए ना। देखिए इसमें कोई मेहनत नहीं था। कैसे नहीं मेहनत था, पकड़िए। और मैंने क्यों 20 सेकंड ही समय दिया, क्योंकि 20 सेकंड थ्योरी या प्रिंसिपल आने पर पर्याप्त था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वेग का नियम का कोई समीकरण नहीं दिया गया है, वेग स्थिरांक दिया गया है। और वो वेग स्थिरांक की एक की इकाई है लीटर पर मोल पर सेकेंड, दूसरे की है पर सेकेंड। तो आप क्या पढ़े थे कि अगर वेग स्थिरांक मोल पर लीटर सेकेंड होगा तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पर सेकेंड होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा पर सेकेंड। इसलिए आपका दूसरे सवाल का उत्तर है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सही है। फिर आपने अगला रूल पढ़ा था कि यदि लीटर, देखिए 0 से उल्टा है, वहां मोल पर लीटर सेकेंड था, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस लीटर स्क्वायर
पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो थर्ड है। तो ये तो आप समझी गए कौन है। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए आसान हो गया है ना। तो ये एक तरह से मुफ्त का नंबर होता है, थ्योरी आ रही है तो आपका हो जाएगा। आइए हम आपको 4 सवाल दे रहे हैं जो बोर्ड में आई हुई है और रिएक्शन लिख के दिया गया है, और इससे आपकी कल वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि कल वाले में इनको लग रहा था कि ऐसा, तो हम बार बार बोल रहे थे कि नहीं भाई जो थ्योरी कह रही है उससे सोचिए, गाय का भैंस में मत लगाइए, भैंस के गाय में मत लगाइए। और आपको इससे थोड़ा मोड़ा भी अगर शंका अभी भी कुछ होगा तो निवारण हो जाएगा। लीजिए मैं सवाल दे रहा हूं, पहले सवाल सुन भी लीजिए, लिख भी लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि अभिक्रियाओं की कोटि प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष निर्धारित कीजिए। अभिकारक अभिकारक के सापेक्ष निर्धारित कीजिए। हो गया, निर्धारित कीजिए तथा समग्र कोटि भी बताइए। समग्र और वेग स्थिरांक की इकाई भी ज्ञात कीजिए। लीजिए दूर दूर से सवाल। हो गया। पहला सवाल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड थ्राइस आयोडाइड आयन प्लस ट्वाइस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर दो जल के मालिक्यूल बना रहा है और ट्राई आयोडाइड -1 यानी ट्राई आयोडाइड आयन दे रहा है, जिसके वेग का नियम दिया हुआ है H2O2 I -1। अब सवाल नंबर बी है, एसेटल्डिहाइड CH3CHO CH4 और कार्बन मोनो ऑक्साइड है, वेग का रूल दिया हुआ है CH3CHO के घात 3/2 है। अब सी है, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन कराया गया है CCl4 प्लस HCl। आप भी समझ गए होंगे, एल्किल हैलाइड का क्लोरीनेशन चल रहा है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। खैर आप लोग अब तक तो कई बार मांझ गए होंगे इस सब। तो आगे कहता है कि CHCl3 इंटू Cl, और यहां लिखा है 1/2। और एक और रिएक्शन है C2H5Cl C2H4 प्लस HCl वेग बराबर के C2H5Cl। अब आप लोग जवाब दीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हम आपको बताने लगेंगे।
हाँ बेटा 10 सेकेंड और जल्दी करिए। हो गया, आइए मिला लीजिए। देखिए एक एक करके पहला भाई पहले चलते हैं। देखिए आपसे सवाल 3 पूछा गया था। पहला सवाल आप पढ़िए, अपना सवाल पढ़ दीजिए जरा। एक मिनट, पहले तो आपका पहला सवाल पूछा गया है। पहले देखिए घबराइए मत, पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे तब सवाल के रहस्य को जानेंगे और तब लगाएंगे। और अगर उसको ऐसे नहीं समझे तो आपको इम्तिहान में पूछा कुछ होगा, पता चला आप अधूरा करके आए। तो इसलिए पहली लाइन को फिर से पढ़िए। देखिए पहला सवाल यही हो गया कि प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष, प्रत्येक अभिकारक के कोटि बताइए। देखा आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सवाल को कायदे से पढ़िए फिर बोलिए। अब लीजिए दूसरा है समग्र कोटि बताइए, समग्र। और फिर तीसरा है वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, वेग स्थिरांक की। देखा आपने, और सवाल हो गया और आप शायद 2 ही किए होंगे। तो इसीलिए बोला ना कि पहले सवाल पढ़िए और जानिए क्या पूछ रहा है, नहीं तो आप अधूरा लगा के आएंगे। तो देखिए अभी अधूरा हो गया ना, तो सुनिए। हमको बैठिए, अब आपका उत्तर मैं जान गया हूं और आपका उत्तर सही है या गलत अभी तुरंत पता चल जाएगा। अरे भैया मुझे बोल लेने दो, फिर तुम ही से पूछेंगे। करें, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि बताइए, फिर समग्र बताइए, फिर अभिकारक का वेग स्थिरांक बताइए। हाँ अब इनसे पूछ लें। हाँ अब पूछिए बताइए। अब बैठ जाइए। अब आप देखिएगा कि आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। पहले पहला सवाल जो पूछा था मैं ले रहा हूं, H2O2 प्लस 3I प्लस 2H H2O I3 ये रिएक्शन है जिसका वेग स्थिरांक ये है। तो लिखा है वेग V बराबर KH2O2I लिखा है। तो आपको पता ही है वेग नियम के अनुसार, वेग नियम अर्थात वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो हमारा ये रूल के हिसाब से वेग इन 2 पर डिपेंड कर रहा है। तो जब 2 पर डिपेंड कर रहा है तो एक अभिकारक H2O2 हुआ, एक आयोडीन हुआ। आयोडीन मत कहिए, आयोडाइड हुआ क्योंकि उस पर -1 है। तो अब हमारा पहला जवाब हो गया कि H2O2 की सापेक्ष कोटि, क्योंकि इसके ऊपर एक घात है, आयोडाइड आयन की भी कोटि। अब आपने इसके बाद इधर भी ले लिया, तो आप बताइए आपका वेग केवल अभिकारक पर न डिपेंड करता है, उत्पाद पर नहीं ना। तो इसके बाद आप जितना बोले वो फालतू था, वो गलत था। अब समझ आ गया। तो अभिक्रिया के प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि आ गई। अब समग्र कोटि घातों का योग, ये पहला सवाल का जवाब है। समग्र कोटि बराबर घातों का योग। बोलिए 1 + 1 = 2,
तो आपने कहा कि सर ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कहाँ है? सेकंड है। और अब पूछा गया वेग स्थिरांक बताइए कि इकाई बताइए, तो बोले इकाई। द्वितीय कोटि लीटर पर मोल। तो ये रहा पहले सवाल का जवाब। अब आप लोग चेक कर लीजिए फिर से। अब सवाल नंबर 2, V इज इक्वल टू वेग स्थिरांक एसेटल्डिहाइड CH3CHO के पावर 3/2। तो बोलिए पहला सवाल है अभिकारक की कोटि मिल गया। तो अभी यहाँ एक ही अभिकारक है, वो है एसेटल्डिहाइड जिसकी कोटि है 3/2। अब अगला है समग्र कोटि। अच्छा, तो समग्र कोटि में एक ही है, बोलो भिन्न है। तो बोलो ये कौन है? प्रभाजी अभिक्रिया की कोटि है, की कोटि है। समझ गए? अब अगला सवाल था कि इसकी इकाई बताइए। तो बोलिए अब इसकी इकाई, तो अब इसकी कोई इकाई नहीं है, ये भिन्नात्मक है, तो अब छोड़ देंगे, नो यूनिट। अब अगला सवाल देखिए इसका, यहां कर दे रहे हैं। बोलो इसमें देखिए ये क्लोरोफॉर्म है CaCl3, बोलो इसका एक है। और क्लोरीन का देख लीजिए आधा है, तो बोलो ये एक एक हो गया, ये 1/2। और अब समग्र कोटि, समग्र बोलिए 3/2, ये भी वही है। प्रभाजी अपक्रिया की कोटि कोई यूनिट नहीं। और अब डी आ जाइए, बोलिए यही है अकेला, देखिएगा एक है। तो बोलिए C2H5Cl कितनी कोटि है? तो बोलो समग्र अपक्रिया की कोटि कितनी होगी? समग्र अपक्रिया की कोटि, बोलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बोलो यूनिट कितनी हो गई? देखो तो बेटा आराम से आ गया, यही है। तो इसमें कहीं समझ लेना है, समझ बन गई तो फिर काम हो गया। तो बेटा इस तरह से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेके सवाल रहते हैं। अब कोई तकलीफ है? तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक ओवर हो गया। अब हमने जैसा परसों पढ़ाते हुए कहा था ना कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो में से एक सवाल हर साल बोर्ड में आती है। तो अब हम आपको मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे, यानी कि आणविकता। हेडिंग दीजिए अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।
देखिए बेटा, आपको मैं आणविकता बताऊं उससे पहले एक बात पुनः याद दिलाना चाहूंगा। परीक्षा काल में बहुत सारे बच्चे आणविकता को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ जाते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मॉलिक्यूलरिटी समझ जाते हैं, जो शायद एग्जाम का प्रेशर हो या फिर वो अच्छी तरह से उसको पढ़े नहीं रहते, शायद ये वजह हो सकती है। तो मैं यहाँ आपके कंफ्यूजन को मिटाना चाहूंगा। आपको पता ही है कि कल भी जब मैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा था तो भी कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब अपक्रिया हो रही है तो अपक्रिया के वेग के नियमानुसार वो अभिकारक के कितने सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड किया है, यानी वो उसके ऊपर घात की संख्या हमको चाहिए, तब मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। और मॉलिक्यूलरिटी में हमको घात नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि उसका कितना अणु भाग ले रहा है। यानी सीधी सीधी परिभाषा कर सकते हो कि किसी भी हो रही अपक्रिया में अभिकारक का जितना अणु अपक्रिया में भाग लेता है वह है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। कंफ्यूजन तो नहीं ना, दिमाग में आ गया बात? जैसे इन्होंने कल कहा कि सर ट्वाइस NO2 है तो ये टूट गया नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो सर अपक्रिया का वेग हो गया NO2 के घाते 2। तब हमने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये बात है कि ये अपक्रिया जो हो रही है उसका अपक्रिया का वेग इसके सक्रिय द्रव्यमान के कितने घात पर डिपेंड है, इससे नहीं मतलब है। क्योंकि आपको पता है अपक्रिया में बैलेंस करने के लिए बाईं तरफ जो गुणा होता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए किया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ 1/2 है तो हमारे लिए ये मतलब है, ये मतलब अगर यहाँ 2 है तो हमारे लिए 2 मतलब है, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 3 है तो हमारे लिए 3 मतलब है। या जैसे कि अभी हम यहाँ रिएक्शन चार्ट सवाल में लिखे थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वो इसके लिए चाहिए। जैसे कल वाला एग्जाम्पल, ये देखिए एथिल एसीटेट है, आपने इसका जलापघटन करा दिया तो ये बना लिया, अब यहीं से तोड़ ही लेंगे HOH। अब ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा दिया गया है, अब तक तो आप लोग 5-6 बार रिपीट भी कर लिए होंगे, जैसा भी किए हो। तो उस हिसाब से हमने आपको खट से तोड़ दिया, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है कौन क्यों करेगा, कैसा करेगा, ऐसा ही क्यों करेगा, सब पढ़ा दिया हो। तो ये देखिए एस्टिक एसिड बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, तो CH3COOH H5OH। तो देखिए इसका एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, आ गई समझ में? अतः इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो मैटर ये था, मेरी बात समझ आ गई? और अगर यही मान लो होता वेग का अभिक्रिया और ये लिखता CH3COOC2H5 या ऐसे लिख दिया K CH3COOC2H5। अब देखो H2O को इसमें सम्मिलित ही नहीं किया, तो अब मेरे लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। और अब इस पर देखना होगा कितनी घात, यहां से नहीं कोई मतलब है। अगर यहां लिखा है 1 तो फर्स्ट ऑर्डर है, और यहां लिख रहा है 0 तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहां लिख रहा है 2 तो मेरा ये इश्यू है, या लिख दिया 1/2 तो मेरा इशू ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अभी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले ही कहा कि जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये गलती वही बच्चे करते हैं जो नहीं समझे रहते हैं। तो जब नहीं समझे रहते तो गलती होनी स्वाभाविक है।
तो आपको ये बात से देखना पड़ेगा। अब कोई डाउट्स है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल मत चेक करिए, नंबर ऑफ मोल चेक करिए मॉलिक्यूलरिटी के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए घात खोजिए, जैसे जाड़ा में घाम खोजते हैं, वैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में घात खोजिए। हाउ मेनी पावर, हाउ मेनी इंडिसेस आर ओवर माय रिएक्टेंट, कहाँ? उसके मोलर कंसंट्रेशन पर या मॉलिक्यूलरिटी पर या सक्रिय द्रव्य, क्योंकि आपको यहाँ पता है इसके 3 नाम है, तो वो खोजना है। तो भैया जो थ्योरी है उस पे चलेंगे तो सही रहेगा, अब गलत रास्ते से जाएंगे तो गलत ही ना रिजल्ट आएंगे। अब लिख लीजिए मॉलिक्यूलरिटी। एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उन अभिकारक, अब देखिए अभिकारक को हम लोग क्रियाकारी स्पेसीज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ये भी आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको ठोस अवस्था में पढ़ाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, आयन होता है। तो अभिक्रिया में जब कोई भाग लेगा तो या तो उसका अणु भाग लेगा, या परमाणु भाग लेगा, या आयन भाग लेगा, तो उसी को हम कहेंगे क्रियाकारी स्पेसीज, और इस भाषा में कहेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। संपन्न करने के लिए उस क्रियाकारी स्पेसीज, लिख लीजिए, पूरा खोल के लिख लेते हैं, क्रियाकारी स्पेसीज पोस्ट में लिखिए परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन, इसी को बोलो हमने और क्या नाम दिया? अभिकारक। चाहे पोस्ट में फिर लिख लो, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। हो गया? की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है, जिनका एक साथ टकराना आणविकता कहलाती है। आणविकता। देखो बेटा, आपको शुरू में ही मैंने कहा था कि कोई भी जब अभिकारक अपक्रिया करता है तो उसका कितना मॉलिक्यूल भाग लेता है ये अभिक्रिया को तय नहीं करता। मैंने कहा था तय कौन करता है? तो मैंने कहा था संघट्टवाद, कोलिजन थियरी के अनुसार उसका जितना मॉलिक्यूल टूटेगा उस समय से जो मॉलिक्यूल टक्कर मारेगा, और कौन सा टक्कर? प्रभावी टक्कर। याद आ रहा है? ये मैंने 1000 बार बताया है। तो जो मॉलिक्यूल प्रभावी टक्कर मार दे जिससे कि वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके तुरंत जुड़ जाए, तो वो वाला मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेगा। इसी को हम लोग सरल करके बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का जितना मॉलिक्यूल भाग लेता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। इसी को मैंने तोड़ के खोल के लिखवा दिया कि उसका जितना मॉलिक्यूल क्या करे? टक्कर मारे, क्योंकि जो टक्कर मारेगा वो अभिक्रिया करेगा। समझ आ रही है? तो उसे कहते हैं आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी। बट इन केस एग्जाम में भूल भी जाए तो इतना भी लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा कि किसी भी हो रही रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का जितना मॉलिक्यूल अपक्रिया में भाग लेता है अथवा उसका जितना मॉलिक्यूल अभिक्रिया में प्रभावी टक्कर मारता है वही उसकी आणविकता कहलाती है। एक मारेगा मोनोमॉलिक्यूलर, 2 करेगा डाईमॉलिक्यूलर, 3 करेगा पॉली या ट्राईमॉलिक्यूलर, तो इस तरह कर सकते हैं।
अब कहाँ दिक्कत आ रही? अब 1 नंबर का और सवाल लिखिए, आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर। तेज तेज चलिए। बोलिए बेटा, हो गए 2 कॉलम। अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर। तो 2 कॉलम बना लो बेटा, एक में लिख दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक में लिख दो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो पहला अंतर तो आप परिभाषा से दे सकते हो, वो क्या कि किसी भी अपक्रिया की जो आणविकता है, बताओ वह उस स्पेसीज के कितने मॉलिक्यूल टक्कर मारे हैं या अपक्रिया में भाग लिए हैं उस पर निर्भर करता है। और जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घातों के योग पर निर्भर करता है। एक अंतर तो परिभाषा से दे दो पहले। किसी भी अपक्रिया की कोटि, कोटि वाले में बोल रहा हूं, कोटि हो गया, उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर उपस्थित घातों के योग के तुल्य होता है। हो गया बेटा। और आणविकता में तो क्या लिखोगे भी जो बताए? आणविकता में किसी भी क्रियाकारी स्पेसीज की वह संख्या वह संख्या जो अपक्रिया करने हेतु, बोलो क्या करता है, प्रभावी टक्कर मारता है। यानी हाउ मेनी मॉलिक्यूल इज जस्ट गेटिंग द इफेक्टिव स्मैश टू मेक रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो उसे हम अपक्रिया की कोट आणविकता। फिर से नंबर 2, अब बताओ आप मेरे को अपक्रिया की जो कोटि है, बताओ वह शून्य हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, अपूर्ण संख्या यानी दशमलव हो सकती है, लेकिन क्या आणविकता किसी की शून्य हो सकती है? क्योंकि शून्य होगी तो अपक्रिया ही नहीं होगी। तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, इट मे बी जीरो, इट मे बी 1 to 3, यानी मोनोमॉलिक्यूलर, डाइमॉलिक्यूलर, पॉलीमॉलिक्यूलर, but in case of order of reaction it may be 0, 1, 2 or fraction। नहीं समझ आया? लिख दो, अपक्रिया की कोटि शून्य, पूर्ण संख्या या भिन्न संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या हो सकती है। अब इधर दे दीजिए आणविकता में, बोलिए। यह केवल पूर्ण संख्या होती है ना जी, दशमलव भी नहीं होने वाला है, ये थोड़ा नहीं कि 1.5 है। यह केवल पूर्ण संख्या होती है। बेटा अब तीसरा दीजिए,
अवक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक तथ्य है, समझ रहे हैं ना? यानी कि उसका कितनी भाग ले रहा है ये तो प्रैक्टिकल से न पता चलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं इट्स ए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा, यानी यह प्रायोगिक तथ्य है, समझ गए बेटा? तुम्हारे लिए विशेष रूप से, हेलो, कि उसके ऊपर 2/3 जाएगा कि 2 जाएगा कि 5 जाएगा, ये हम रिएक्शन देख के नहीं पता करते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होगा। अब मॉलिक्यूलरिटी तो आंख से ही क्लियर हो जाए। लिख दीजिए, आणविकता एक सैद्धांतिक धारणा है, यानी ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये थ्योरेटिकल है। आणविकता एक सैद्धांतिक धारणा है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत? तो ये अंतर हो गया, तीनों अंतर तो क्लियर होना चाहिए एकदम। पहला तो परिभाषा से हो गया, सारे मतलब आसान है। जैसे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी अपक्रिया में अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर उपस्थित घातों की संख्या का योग अपक्रिया की कोटि है। और आणविकता क्या है? कि उस अभिकारक के कितने मॉलिक्यूल अपक्रिया में प्रभावी टक्कर मारे हैं, वह संख्या है आणविकता। नंबर 2, अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, जबकि आणविकता केवल और केवल ही पूर्ण संख्या होगी, वो शून्य या भिन्न तो हो ही नहीं सकती। और तीसरा, कि जो अपक्रिया की कोटि है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हम प्रयोग से पता करते हैं कि इसका कितना सक्रिय द्रव्यमान भाग ले रहा है। और जबकि आणविकता, आप सैद्धांतिक कहते हैं ना बैलेंस करना है, तो 2 का गुणा कर ले, तो बैलेंस कर रहे हो, इसका मतलब वो थ्योरेटिकल है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं। तो ये 3 अंतर है। अब पूछो कहाँ दिक्कत? चल बेटा, तो अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लिए हैं, और इनमें से एक लोगों से आपकी भेंट बोर्ड में हो जाएगी। और कंपटीशन में तो भरपार रहती है। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछो। अब हम आपको ले जाते हैं समाकलित वेग समीकरण पर। अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। समाकलित वेग समीकरण, समाकलित, लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। किसी भी सामान्य अवक्रिया के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, सही है, उसकी सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया है, हमको चाहिए इंटीग्रेशन। तो अवकल वेग समीकरण कहते हैं, लिखे। समीकरण के इस रूप में इस
वेग नियम और अभिक्रिया की कोटि। वेग नियम व अभिक्रिया की सरलता से निर्धारित नहीं की जा सकती। सरलता से निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि तात्कालिक वेग का निर्धारण तात्कालिक वेग का निर्धारण सांद्रता और समय के बीच खींचे गए वक्र सांद्रता और समय के बीच खींचे गए वक्र के टी समय पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई के ढाल द्वारा, इसी को आप लोग मैथ की भाषा में प्रवणता कहते हैं, जानते हैं ना, यम बराबर टेन थीटा। चलिए लिखते समय कहा सुनते हैं, के ढाल द्वारा ज्ञात किया जाता है। ढाल द्वारा ज्ञात किया जाता है और यह मापन न केवल कठिन होता है यह मापन न केवल कठिन होता है बल्कि अशुद्ध भी होता है। इसीलिए इसका निवारण करने हेतु इसका हम समाकलन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन। समाकलन करते हैं। देखिए इसमें ये आपको मैंने लिखाया कि वेग का अवकलित करके मान निकालेंगे तो त्रुटि आएगी और उस त्रुटि को दूर करने के लिए ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब जो समीकरण आएगा उसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन कहेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले वेग समीकरण को वेग समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो आपकी जो हेडिंग थी वो क्लियर होगी। अब हम आपको, वैसे तो केवल दो ही रिएक्शन का पढ़ना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, तो दो ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग कहोगे तो मैं सेकंड और थर्ड भी बता दूंगा, लेकिन वो आपकी मर्जी पर है, पढ़ना दो ही है। तो जब पढ़ाएंगे तो आप लोग कहना तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन जीरो तो फर्स्ट पढ़ना ही है और उसका इस्तेमाल भी करना है। तो अब आज का समय खत्म है, कल हम लोग ये जो तुम लिखे हो ना बेटा, इस बात को मैं समझाऊंगा, इसके बाद इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कल की बात में इसको पढ़ा जाएगा। थैंक यू बेटा।